देश का जीडीपी रैंकिंग भले ही नीचे जा रहा हो, पर कैपिटा इनकम बांग्लादेश से पीछे रह गया हो, नौकरियां और सेविंग्स तेजी से घट रही हो, लेकिन भारत सरकार पिछले कुछ टाइम से एक फील्ड में अलग ही कीर्तिमान हासिल करने में लगी हुई है, और वो है प्रेस फ्रीडम को देश में खत्म करना। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की 2026 की रैंकिंग आज रिलीज हुई और 2025 की 151st रैंकिंग से 6 पायदान फिसलकर भारत आज 180 देशों में 157th पायदान तक पहुंच चुका है। उससे भी ज्यादा शर्म की बात यह है कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी की रैंकिंग अपने सभी पड़ोसियों से अब नीचे है। भूटान 150th, नेपाल 87th, श्रीलंका 134th और बांग्लादेश भी हमसे ऊपर 152nd रैंक। लेकिन जिस बात से भक्त मंडली को सबसे ज्यादा दिक्कत होगी, वो आग बबूला होंगे, उल्टी करेंगे, वो ये है कि इस रैंकिंग में पाकिस्तान को हमसे 4 पायदान ऊपर 153rd पोजीशन पर रखा गया है। अब बस कम्युनिस्ट चाइना ही हमसे नीचे है 178th पायदान पर, लेकिन वो स्लॉट पर भी हम आक्रमण बहुत जल्द करेंगे जिस रेट पर सरकार काम कर रही है। 2026 की वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को रिलीज करते समय रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने लिखा कि भारत के प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं, इंटरव्यू सिर्फ उन पत्रकारों और यूट्यूबर्स को देते हैं जो उनकी वाहवाही और बढ़ाई करते हैं। सरकार उनके खिलाफ हो जाती है जो उसका ओपन समर्थन नहीं करते हैं। साथ ही यह भी लिखा गया कि भारत देश में जर्नलिस्टों को बीजेपी बैक ट्रोल्स का हैरेसमेंट आए दिन झेलना पड़ता है। इस रिपोर्ट को देखकर सरकार का स्टैंडर्ड रिस्पॉन्स बस आता ही होगा, ये सब झूठ है, ये सब फरेब है, ये लोग हमसे जलते हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन सच तो यही है कि सरकार इससे भी बड़ा एक सेंसरशिप राज बनाने का प्लान ऑलरेडी चला चुकी है और उसको एग्जीक्यूट अब किया जा रहा है। प्रेस फ्रीडम गया तेल लेने। साल 2023 सरकार 6000 ऑनलाइन कंटेंट पीसेस ब्लॉक करती है। अगले साल 2024 में यह आंकड़ा 12000 तक पहुंच जाता है। 2025 दिसंबर आते आते 24000 ऑनलाइन कंटेंट पीसेस को ब्लॉक कर दिया गया, यानी 3 साल में 4 गुना ज्यादा इजाफा हुआ है। लगता है 2026 में यह आंकड़ा 56000 तक पहुंच जाएगा। मैं मानता हूं मोदी सरकार की भरपूर आलोचना होनी चाहिए, हर प्रकार से आलोचना। सही बात। क्रिटिसिज्म से ही तब करके डेमोक्रेसी पनपती है। झूठ बोल रहा है। नहीं, मोदी जी का कहना गलत नहीं है। क्रिटिसिज्म में तब कर ही डेमोक्रेसी पनपती है और क्रिटिसिज्म आलोचना को कुचल कर तानाशाही बनती है। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि हेट स्पीच, ऑनलाइन फ्रॉड, सॉफ्ट पॉर्न, उसको खुले में छूट मिली हुई है हमारे देश में, और सरकार की आलोचना कर रहे लोग, आलोचना कर रहे वाले अकाउंट्स, उन पर सरकार लगातार अपना नजर बनाई हुई है, उन पर ब्लॉक आदेश दिए जा रहे हैं। 60% से ज्यादा ब्लॉकिंग ऑर्डर सिर्फ एक्स यानी ट्विटर पर आए हैं, 25% फेसबुक और इंस्टाग्राम, और 5% अभी ब्लॉक ऑर्डर्स यूट्यूब पर आए हैं। यह आंकड़ा एडिटर बहुत जल्द बढ़ने वाला है। ये डेमोक्रेसी पनपते पनपते डिक्टेटरशिप क्यों बन रहा है, ये एक रियल क्वेश्चन है। देखिए, ये तो ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं हो सकता कि मैं इस क्रिटिसिज्म को अच्छा मानूंगा, इस क्रिटिसिज्म नहीं, बात सही है। कुछ क्रिटिसिज्म सॉफ्ट होती है, कुछ शार्प होती है, कुछ सार्काज्म होती है, और कुछ तो खुले में गाली गलौच होती है जिसके हमारे समाज में कोई जगह नहीं है। लेकिन क्या सारे क्रिटिसिज्म को हटा देना, बैन कर देना, डिलीट कर देना देश के लिए, देशवासियों के लिए एक अच्छा संकेत है? पिछले कई महीनों से भारत सरकार धड़ल्ले से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में अकाउंट्स या पोस्ट को डिलीट करवा रही है, ब्लॉक करवा रही है, फरमान जारी कर रही है, और आईटी रूल्स में ऐसे प्रावधान इंट्रोड्यूस कर दिए गए हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के पास बात ना मानने का कोई ऑप्शन नहीं है, बात तो माननी ही पड़ेगी। मदर ऑफ डेमोक्रेसी का आलम यह है कि सुप्रीम लीडर की हंसी, उनके चाल चलन की मिमिक्री या उनके ऊपर कार्टून अब आपत्तिजनक बन चुके हैं, देश की छवि और सुरक्षा के लिए खतरा बन चुके हैं। मैं फिर यहां कह रहा हूं कि सरकार हो या देश के लीडर्स हो, उनके खिलाफ कोई भी गाली गलौच, उनकी सार्वजनिक या निजी जिंदगी के बारे में गलत इंफॉर्मेशन फैलाना एक पनिशेबल ऑफेंस होना चाहिए। लेकिन यहां तो सरकार पर सवाल पूछना ही दुश्वार हो गया है, और नए नियम ऐसे कि सरकार जवाब नहीं देती है, सीधा अकाउंट ही गायब कर देती है। आए हुआ ना फकीरी। कितने सरकारी स्कूल बंद हुए, कितने की छत गिर गई, कहीं ये खबर आप किसी मेन स्ट्रीम मीडिया में देखते हैं? ये सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब चैनल वाले दिखा रहे हैं, आप लोग दिखा रहे हैं। ये ताकत सरकार समझने लगी है। अब ये सेंसरशिप कम और कॉमेडी ज्यादा लगने लगी है। ट्विटर या एक्स पर पब्लिक फैक्ट चेकिंग द्वारा किए गए कम्युनिटी नोट से भी सरकार को अब दिक्कत होने लगी है। वो कह रहे नहीं, हमारे क्लेम्स, हमारे दावों के खिलाफ कोई अगर कम्युनिटी नोट करेगा तो हम उस पर भी एक्शन लेंगे। सोचिए, सरकार अब ये भी कंट्रोल करना चाहती है। सरकार ये भी तय करेगी कि सरकार सही है या सरकार गलत है।
आलोचना अनिवार्य है, वरना लोकतंत्र बर्बाद हो जाएगा जी। लेकिन अभी भी मैं बता रहा हूं, ये सब सिर्फ एक ट्रेलर चल रहा था। देशभक्त के आज के एपिसोड में समझेंगे कि फ्री स्पीच को रोकने के लिए मोदी सरकार ने नए हथकंडे क्या आजमाने शुरू कर दिए हैं। पहले आईटी रूल्स में क्या नियम थे कंटेंट टेक डाउन के लिए, अब नए क्या रूल्स हैं। इस नए ड्राफ्ट के पीछे सरकार की मंशा क्या है और क्यों ये नियम न्यूज पब्लिशर, बड़े कंटेंट क्रिएटर्स के साथ साथ आम लोगों के लिए भी चिंताजनक है। इस सहयोग पोर्टल्स का जो इस्तेमाल किया जा रहा है टेक डाउन नोटिस करने के लिए, इसमें ट्रांसपेरेंसी कितनी है और क्या यूजर्स को बताया भी जा रहा है कि उनका कंटेंट, उनका अकाउंट क्यों हटाया जा रहा है। और सबसे जरूरी बात, जब पब्लिक में बवाल हुआ और इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री ने स्टेक होल्डर्स के साथ मीटिंग की, तो उसका परिणाम क्या हुआ, उसका रिजल्ट क्या हुआ, क्या सरकार लोगों की बातें सुन भी रही है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा अनकंफर्टेबल सवाल, आपके ईमेल्स, फोटोज, डॉक्यूमेंट्स, ये सब एक्चुअली किसके पास है? आपके पास या उन टेक कंपनीज के पास जिनके सर्वर्स पर यह सब स्टोर्ड है। आज के डिजिटल वर्ल्ड में हम सब कुछ ऑनलाइन स्टोर करते हैं, लेकिन काफी प्लेटफॉर्म्स चुपचाप से आपका डेटा स्कैन करते हैं, ट्रैक करते हैं और फिर एड्स या फिर एआई ट्रेनिंग के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं। मतलब प्रोडक्ट आप नहीं, आपका डेटा है। इस प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन जरूर है, प्रोटॉन का मॉडल बहुत सिंपल है, नो एड्स, नो डेटा सेलिंग, नो ट्रैकिंग। सबसे पहले प्रोटॉन मेल, ये एक सिक्योर ईमेल सर्विस है जहां डिफॉल्ट एंड टू एंड इंक्रिप्शन होता है। सिंपल भाषा में बोलें तो आपका ईमेल सिर्फ आप और रिसीवर पढ़ सकता है, प्रोटॉन तक उसे नहीं पढ़ सकता है। बोनस इससे होता यह है कि ट्रैकर, शेडी स्पैम जो होता है ऑटोमेटिकली ब्लॉक हो जाता है, इनबॉक्स थोड़ा कम टॉक्सिक भी बन जाता है। अब सिर्फ ईमेल्स ही नहीं, आपके फाइल्स भी इंपॉर्टेंट होती हैं। प्रोटॉन ड्राइव आपके फोटोज, वीडियोस और डॉक्यूमेंट्स को सेम लेवल की इंक्रिप्शन से प्रोटेक्ट करता है, एक्सेस सिर्फ आपके पास। इसमें प्रोटॉन डॉक्स भी है, जहां आप टीम के साथ रियल टाइम पर कोलैबोरेट भी कर सकते हो बिना यह टेंशन के कि कोई और देख रहा है। और लार्ज फाइल्स, पासवर्ड प्रोटेक्टेड लिंक के साथ आप इजीली शेयर भी कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात, प्रोटॉन मेल एंड प्रोटॉन ड्राइव दोनों के फ्री प्लान्स अवेलेबल है। मतलब प्रिवेसी इंश्योर करने के लिए प्रीमियम सब्सक्रिप्शन मैंडेटरी नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपका डेटा आपका ही रहना चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक या फिर क्यूआर कोड से साइन अप आप कर सकते हैं और प्रोटॉन को चेकआउट कर सकते हैं। थोड़ा कंट्रोल, थोड़ा प्रिवेसी वापस ले सकते हैं। एक तरफ सरकार हमारी प्रिवेसी खत्म करना चाहती है, हमारे बारे में सारी जानकारी रखना चाहती है, वहीं दूसरी तरफ फेक न्यूज, एआई, नेशनल सिक्योरिटी का हवाला देकर ऐसा सिस्टम बनाया जा रहा है जहां सरकार किसी की आवाज को भी बहुत तेजी से बिना जवाब दिए और बड़े पैमाने पर डिलीट कर सके। सरकार ऐसा क्यों कर रही है, उसे समझने से पहले कैसे कर रही है वो जानना भी जरूरी है। अभी जो नियम सरकार लेकर आई है उसमें सबसे बड़ा बदलाव यह आया है कि लॉ और एडवाइजरी के बीच में जो फासला है उसे खत्म कर दो। पहले एडवाइजरी का मतलब होता था कि सरकार सोशल मीडिया कंपनीज को सजेशन दे, सजेस्ट करे, एडवाइस दे कि देखिए सरकार ने यह सुझाव आपको दिया है, आप जांच पड़ताल करके कार्रवाई कर सकते हैं। अब सोशल मीडिया के पास यह मैंडेटरी नहीं होता था कि उसको कार्रवाई लेनी ही हो। वो ये भी कह सकता था सरकार को कि हमारी इंटरनल गाइडलाइंस, हमारी पॉलिसी इसके खिलाफ है, हम ये एक्शन नहीं ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल फलाने का कंटेंट या अकाउंट हम डिलीट नहीं करेंगे। और अगर सरकार की बात में दम होता तो रिमूवल से पहले कंटेंट बनाने वाले को एक नोटिस जाता कि भैया देखो हम ये कंटेंट हटा रहे हैं फलाने वजह से। ये सब क्रांतिकारी बातें मैं नहीं बता रहा हूं, नॉर्मल डेमोक्रेसी में कम से कम इतना तो होना ही चाहिए। अब 2026 की आईटी रूल्स का नया अमेंडमेंट ड्राफ्ट में लॉ और एडवाइजरी के बीच में अंतर को खत्म कर दिया। अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को सरकार की एडवाइजरी, एसओपी, गाइडलाइन सब कुछ फॉलो करना पड़ेगा बिना सवाल पूछे। पहले 36 आवर्स का टाइमलाइन था प्लेटफॉर्म्स के पास एक्शन लेने का, अब सिर्फ उसे 3 घंटे का बना दिया गया है। और बात तो यह है कि सरकार चाहती है इसे 1 घंटे की मोहलत देना। और अगर किसी प्लेटफॉर्म ने सरकार की ये कंटेंट की एसओपी या गाइडलाइन नहीं मानी, उसे फॉलो नहीं किया, तो वो अपना अंडर सेक्शन 79 सेफ हार्बर का जो प्रोटेक्शन है वो खो देगा। यानी अगर प्लेटफॉर्म ने एडवाइजरी को इग्नोर किया तो उन्हें भी सरकार कोर्ट में घसीट सकती है। हिंदी में बोले तो नो डिबेट, नो फ्लेक्सिबिलिटी। अगर सरकार ने बोला है कंटेंट हटाओ
तो कंटेंट को हटना पड़ेगा, झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे। सरकार के पास पहले टेक डाउन पावर्स थे तो, लेकिन वो लिमिटेड हुआ करते थे। श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के हिस्टोरिक डिसीजन के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह फाइनल कर दिया था कि ऑनलाइन जो भी कंटेंट हटाया जाएगा वो सेक्शन 69A के तहत होगा, एक प्रोसेस के तहत होगा, पहले रिटन ऑर्डर होगा, रीजंस बताए जाएंगे, इफेक्टेड पार्टी यानी जिस इंसान का पोस्ट हटने वाला है उसे एक नोटिस मिलेगा, जुडिशियल कमिटी रिव्यू करेगी, उसके बाद कंटेंट रिमूव हो सकता है। लेकिन 30 मार्च के अमेंडमेंट के बाद सरकार की शक्तियां हैं कई गुना ज्यादा अब बढ़ जाती हैं। इस अमेंडमेंट का निशाना भी काफी क्लियर है, छुपा नहीं है कि भाई न्यू एज मीडिया का गला घोटना है। अब ट्रेडिशनल मीडिया की जगह न्यू एज मीडिया ने ले ली, इस पर तो कोई डिबेट नहीं है। सरकार से सवाल पूछने की हिम्मत न्यू एज मीडिया, इंडिपेंडेंट कंटेंट क्रिएटर्स रखते हैं, इस पर भी कोई डिबेट नहीं है। तो इसीलिए सरकार ने कह दिया अब फर्क नहीं पड़ता है कि तुम हिंदू के एडिटर हो या अपने बेडरूम में एक्सप्लेनर रील्स बनाते हो, अगर आप करंट अफेयर्स न्यूज, समझे एडिटर, अगर आप करंट अफेयर्स न्यूज की बात कर रहे हो तो सरकार की नजरों में आप एक डिजिटल न्यूज ब्रॉडकास्टर हो। जी हां, बेडरूम से ब्रॉडकास्ट कर रहे हो लेकिन आप ब्रॉडकास्टर हो और आपको वो सारे कॉम्प्लिकेटेड नियम कानून पेपर वर्क फॉलो करना होगा जो एक बड़ा ब्रॉडकास्टर ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करता है। लेकिन मान लेते हैं कि आपने ये सारे प्रोसीजर्स, कॉम्प्लिकेटेड पेपर वर्क को भी फॉलो करने का फैसला ले लिया, तब भी आप सेफ जोन में नहीं हो, क्योंकि नए जो प्रावधान है उसमें यह भी लिखा है कि किसी भी सरकारी अफसर को आपका कंटेंट बैड टेस्ट, नॉट फॉल्स, नॉट फेक, बैड टेस्ट में लगा तो आप डेंजर जोन में आ सकते हो, आपका कंटेंट, आपका चैनल डिलीट हो सकता है। जी हां, तो अगर आपने सुप्रीम लीडर की मिमिक्री कर दी तब भी आप ब्लॉक हो सकते हो। तो ये थप्पड़ सिर्फ बड़े क्रिएटर्स को नहीं, हर उस उंगली पर भी लगता है जो अपने कीबोर्ड से अपने गुस्से को, अपने फीलिंग को एक्सप्रेस करता है, सोशल मीडिया पर पोस्ट करता है। कोशिश यह है कि एक चिलिंग इफेक्ट डाल दिया जाए कि लोग इस सब के बारे में बात ना करें, क्योंकि इस सब के बारे में बात सोशल मीडिया में कुछ ज्यादा ही होने लगी है, सरकार को दिक्कत लगने लगी है। लेकिन सरकार अपने नोटिफिकेशन में जस्टिफिकेशन भी दे रही है कि वो ये कदम क्यों उठा रही है। सरकार का कहना है कि आज इंटरनेट पर फेक न्यूज बड़ी तेजी से फैल रही है। एआई से ऐसे डीप फेक बन रहे हैं जो सच और झूठ के बीच में जो फर्क है उसे खत्म कर दे रहे हैं। इन्फ्लुएंसर्स बहुत सारे ऐसे हैं जिनके पास बहुत सारा फॉलोइंग है और वो गलत चीजें, स्कैम्स वगैरह प्रमोट कर रहे हैं, तो उसमें देश के लोगों को भी नुकसान पहुंच रहा है। बच्चों का यौन शोषण, उसे भी रोकने की दरकार है। तो समस्या है, इस पर डिबेट नहीं है। भारत में सरकार सभी यूजर्स के लिए एक ओपन सेफ इंटरनेट स्पेस बनाने की कोशिश कर रही है, इस पर भी कुछ गलत नहीं है, वी सपोर्ट इट होल हार्टेडली। लेकिन सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड और नए ब्लॉकिंग ऑर्डर्स को देखकर कुछ और ही चीज बयां हो रही है। एआई स्पैम, सॉफ्ट पॉर्न, डिजिटल अरेस्ट, जिस पर फोकस होना चाहिए वहां तो नहीं है, लेकिन जर्नलिस्ट, पॉलिटिकल कमेंटेटर्स, यूट्यूबर्स, क्रिएटर्स, उस पर सरकार का खासा ध्यान है। इसकी वजह भी है, पिछले एक दशक में मेन स्ट्रीम मीडिया पर सरकार ने अपना पूरा कब्जा जमा लिया है। प्रिंट हो या टेलीविजन हो, शायद कभी भी आपको सरकार के प्रति तीखे सवाल नहीं सुनाई देंगे। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट तो आप भूल ही जाइए, वहां वही चीज आपको दिखाई देगी जो सरकार दिखाना चाहती है। रॉयटर्स की लेकिन एक रिपोर्ट के अनुसार एक बड़े पैमाने पर भारतीय लोग अब सोशल मीडिया पर निर्भर हो रहे हैं अपने न्यूज कंजम्पशन के लिए। तो यहां सरकार की पकड़ बनाना अब उनके लिए काफी जरूरी हो जाता है। जिस सोशल मीडिया का मजाक उड़ाया जाता था, हमें बोला जाता था कि लेट बार्किंग डॉग्स बार्क, आज उसी बार्किंग डॉग को चुप कराने की कोशिश हो रही है। अब इस कंट्रोल के खिलाफ कौन मोर्चा खोलेगा? कोर्ट्स तो चुपचाप बैठकर तमाशा देख रही है, ऑपोजिशन कांग्रेस कोमा में है, जनता को कोई खास फर्क पड़ता नहीं, उन्हें खेल एक्चुअली मालूम भी नहीं है। और सोशल मीडिया कंपनीज भारत में पैसा कमाने के लिए आई है, क्रांति लाने के लिए नहीं आई है। अगर सरकार ने उनका सेफ हार्बर छीन लिया तो उनका खरबों का नुकसान हो जाएगा। तब भी उन्होंने कम से कम कोशिश तो की है सरकार के बढ़ते कदमों को रोकने के लिए। जैसे एक्स ने कर्नाटका हाईकोर्ट में केस दर्ज किया, बोला कि 2025 में सिर्फ फर्स्ट हाफ ऑफ 2025 में सरकार ने करीबन 30,000 ब्लॉकिंग ऑर्डर्स इशू किए। हर दिन 150-60 ऑर्डर्स आ रहे हैं। मेटा ने बताया 2023 में जितना कंटेंट रिमूव किया गया था उसका 3 गुना ज्यादा कंटेंट रिमूवल 2025 में किया गया है। और ये डेटा सिर्फ 2025 का है, 2026 में पता नहीं क्या होगा, क्योंकि वो तो आसमान छू रहा है। अब ये कोर्ट केसेस चलते चलते कम से कम ये आंकड़े तो सामने आ रहे हैं कि कितने वॉल्यूम पर कंटेंट रिमूवल रिक्वेस्ट सरकार के तरफ से इन प्लेटफॉर्म को जा रहे हैं।
अब इसका रिजल्ट क्या होता है? अब प्लेटफॉर्म सेफ रहने के लिए ये सारे रिक्वेस्ट स्कैन तो कर नहीं सकते हैं कि सरकार कहां सही बोल रही है कहां गलत बोल रही है, तो अपने आप को बचाने के लिए वो धड़ल्ले से सब रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर रही है, सबको डिलीट कर रही है। और यही सबसे बड़ी दिक्कत की बात हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने श्रेया सिंघल केस में साफ कर दिया था कि प्लेटफॉर्म्स को बिना लीगल ऑर्डर के कंटेंट हटाने के लिए आप फोर्स नहीं कर सकते हो, लेकिन फैक्ट तो यही है। हम देख रहे हैं सुप्रीम लीडर का मजाक बनाया जा रहा है या कोई नेगेटिव न्यूज चलाई जा रही है तो ऑटोमेटिकली विदाउट एनी पेपर वर्क इस तरीके से सेंसरशिप बना दिया गया है, एक चिलिंग इफेक्ट कर दिया गया है कि भैया वो कंटेंट अपने आप गायब हो जा रहा है। सरकार माहौल ऐसा क्रिएट कर रही है, एक सफोकेटिंग एनवायरनमेंट ऐसा बना दे रही है कि खुद ब खुद कंटेंट क्रिएटर्स चुप हो जाए। जब कंटेंट टेक डाउन बिना नोटिस के होंगे और कंटेंट अकाउंट ब्लॉक हो जाएंगे तो अधिकतर लोग बोलेंगे अरे सेफ कंटेंट बनाते हैं, तो सरकार के कामों पर बातचीत नहीं होगी, समाज में क्या हो रहा है उसे रोकने की बात नहीं होगी, राजनीतिक व्यंग हट जाएगा, प्रवचन पॉलिटिकल हट जाएगा, बस गेट रेडी विथ मी वीडियोस बनेंगे। अगर यह सारा कांड गलती से हुआ होता, एक बार सरकार कोशिश कर रही होती, तब भी बात समझ में आती। लेकिन फरवरी 2021 से लेकर अभी तक आईटी रूल्स में 7 बार अमेंडमेंट किया गया है, सिर्फ डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स को काबू में लाने के लिए। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। इतनी मेहनत अगर सरकार इकोनॉमी में लगा देती तो बांग्लादेश से कई गुना ज्यादा हमारा पर कैपिटा इनकम होता, चाइना से हम लोहा ले रहे होते और यूएसए के सामने इस तरीके से नतमस्तक नहीं होना होता। 2024 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने सरकार की फैक्ट चेक यूनिट एफसीयू को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया। बार बार सरकार सच और झूठ का रखवाला बनने की कोशिश करता आया है। अब जो नए बदलाव लाए गए हैं उसमें ये एफसीयू वापस आ गया है पिछले दरवाजे से। और जब से डीपीडीपी एक्ट या डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन 2023 पारित हुआ है, सरकार को बिना पार्लियामेंट में डिबेट किए सिर्फ एक नोटिफिकेशन के जरिए कानून को बदलने की शक्ति मिल गई है और सरकार ने उसका बखूबी इस्तेमाल किया है। अक्टूबर 2024 मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने सहयोग पोर्टल लॉन्च किया। ऑफिशियल तौर पर साइबर क्राइम से लड़ने के लिए भारत में एक सेफ साइबर स्पेस बनाने के लिए इसको बनाया गया था, लेकिन सारे टेक डाउन ऑर्डर्स यहीं से सरकार इशू कर रही है, बिना एक्सप्लेनेशन के, बिना अकाउंटेबिलिटी के। गौरतलब है कि सेक्शन 69A में एक इमरजेंसी क्लॉज होता था जिससे अर्जेंट केसेस में बिना फुल कमिटी मीटिंग के ब्लॉकिंग ऑर्डर्स इशू किए जा सकते थे, जिसे बाद में 48 आवर्स लेटर के अंदर अंदर कमिटी के अप्रूवल लेना होता था। और अब कंटेंट ब्लॉकिंग के लिए सरकार यही इमरजेंसी पावर्स को धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रही है। देश को क्या इमरजेंसी लगी है पता नहीं, लेकिन लगता है कुर्सी को इमरजेंसी लग रही है। एक इंसान को बिना कारण बताए अरेस्ट करना, एक इंसान को बिना कारण बताए उसके नौकरी से निकाल देना गलत बात होती है, लेकिन एक इंसान के कंटेंट को टेक डाउन करना, उसके चैनल का अस्तित्व खत्म कर देना बिना उसको बताए क्यों, ये कहां से लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल हो गया? प्लेटफॉर्म आपको सिर्फ इतना बोलेगा कि सरकार की तरफ से रिक्वेस्ट फॉर रिमूवल आया है और हम इस कंटेंट को रिमूव करा रहे हैं। इस पूरे प्रोसेस में कहीं भी अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही नहीं है। सब इन्वॉल्व हैं लेकिन रिस्पॉन्सिबल कोई नहीं है बाय डिजाइन। अब आते हैं कि सरकार यह कांड क्यों कर रही है। अगर आप मोदी सरकार की एक क्रोनोलॉजी देखेंगे तो आपको 4 फेज मिलेंगे। फेज नंबर 1, अगर आप 2011 से 2014 देखें, जब CWG स्कैम, कोल स्कैम, 2G स्कैम, निर्भया, IAC, एक मैसिव एंटी कांग्रेस वेव था, एंटी करप्शन आउटरीच था और नरेंद्र मोदी वाज बीइंग सीन एज द न्यू होप ऑफ इंडिया। यही एक इंसान है जो इंडिया को ठीक कर सकता है और इसीलिए भारी सपोर्ट मिला, भारी जीत भी मिली इलेक्शन में। 2015 से 2020 का फेज अगर आप देखें तो नरेंद्र मोदी के लिए गोल्डन फेज था। हर हर मोदी, घर हर मोदी, हर जगह मोदी का एक पीक सपोर्ट चल रहा था। नोटबंदी हो गया, जीएसटी की मार देश ने झेली, लेकिन सोशल मीडिया पर आप देख लो और घरों में देख लो, नरेंद्र मोदी का सपोर्ट कहीं से कम नहीं हुआ था। और अगर आप सवाल उठाओ तो आपको सिर्फ गाली ही मिलेगी। उसी समय देशभक्त ने भी शुरुआत की थी और हम जानते हैं कि उस समय जो अनक्वेश्चन सपोर्ट था क्या था। अगर आप एक सवाल उठाओ देश के लिए तो आपको गो टू पाकिस्तान ही बोला जाएगा, सोल्जर्स आर फाइटिंग ऑन द बॉर्डर बोला जाएगा। और इसी के बाद मोदी फिर 2019 भी जीतते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक सबसे बड़ा पॉइंट भी बन जाता है फॉर सेलिब्रेशन। उसके बाद आता है फेज 3 फॉर मोदी, 2021 टू 2025 का जो टाइम था। मोदी जी की इमेज अभी भी चमक रही है। अयोध्या टेंपल होता है, आर्टिकल 370 होता है, लेकिन सोशल मीडिया पर क्रैक्स दिखने लगते हैं। आप टैक्सेस ले लीजिए, पॉलिसीज ले लीजिए, देश से कैपिटल का पलायन ले लीजिए, फार्म लॉज का रोल बैक ले लीजिए, कहीं ना कहीं जो शीन था वो हट रहा था, जो अनक्वेश्चन सपोर्ट था वो हट रहा था। लेकिन तब भी सपोर्ट था क्योंकि लोग कह रहे थे इफ नॉट मोदी देन हु।
दिक्कत सरकार को आने लगी है फेज 4 से। जो आप कह सकते हो 2025-26 का ये जो नया फिनोमिना हम देख रहे हैं, जहां सोशल मीडिया पर ताबड़तोड़ लोग सवाल पूछने लगे हैं सरकार से। देशभक्त पर हम सोच रहे हैं, एडिटर कह रहा है यार वो गालियां कहां चली गई कमेंट से, क्योंकि हमारा कमेंट तो बदला नहीं है पिछले 8 सालों में, हम तो वही काम पहले भी कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को दिखने लगा वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो टूट रहा है, जो पॉटहोल रिपेयर नहीं हो रहा है, जो सरकार का निकम्मापन है वो दिख रहा है, यूजीसी गाइडलाइन दिख रहा है। ऑपोजिशन अभी भी गायब है, ऑपोजिशन कुछ नहीं कर रही है। मोदी के जो सपोर्टर्स थे, पूर्व सपोर्टर्स थे, वही सबसे बड़े ऑपोजिशन भी बन रहे हैं धीरे धीरे। और इसीलिए कहीं ना कहीं सरकार को सोशल मीडिया को कंट्रोल करने की अब दरकार पड़ रही है। उसका पुशबैक तो हो रहा है, लेकिन उस पुशबैक से कुछ हो पाएगा क्या? आप और हम जग पाएंगे? यह बहुत बड़ा सवाल है। जब ये नए प्रावधानों के ऊपर बवाल खड़ा होता है, लोगों को समझ में आता है कि यहां क्रोनोलॉजी क्या हो रही है, तो सरकार मीटिंग बुलाती है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ब्रॉडकास्टिंग। तो एस कृष्णन के नेतृत्व में यह मीटिंग किया जाता है। 7 अप्रैल को क्लोज डोर मीटिंग होती है। बड़े बड़े कंपनीज, गूगल, मेटा, स्नैपचैट, यूट्यूब के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। मीटिंग में एक बात सामने साफ हो जाती है कि बहुत जगहों पर क्लैरिटी है ही नहीं कि कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी इंटरमीडिएटरी कंपनीज पर आ रही है, कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी पब्लिशर या एंड यूजर पर आ रही है। मीटिंग खत्म होने के बाद काफी इश्यूज अनक्लियर रहती हैं। लेकिन सारे स्टेक होल्डर्स की बात सुनने के बाद एस कृष्णन ने ड्राफ्ट के इंप्लीमेंटेशन डेडलाइन को 2 हफ्ते बढ़ाकर 14 अप्रैल से 29 अप्रैल कर दिया, जो कि अब 7 मई तक बढ़ा दिया गया है। और जो भी जागरूक नागरिक हैं, फ्री स्पीच का समर्थन करते हैं, वो इस समय अपनी राय इस ड्राफ्ट को लेकर दे सकते हैं, सरकार को अपनी आवाज सुना सकते हैं। मैंने आपको नीचे दे के रखा है कौन सा ईमेल है, जहां आप जाकर 7 मई तक पूरे अपने जो विचार है, जो अपना ऑपोजिशन है या जो अपना समर्थन है अगर आप देना चाहते हो, वो आप सरकार को बता सकते हो। इस काम के लिए इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन ने एक टेम्पलेट भी बनाया है, जो हजारों लोगों ने इस्तेमाल किया है अपना फीडबैक सरकार को भेजने के लिए। वो टेम्पलेट का लिंक मैं भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, डिजिपब न्यूज एसोसिएशन के साथ साथ 4 और न्यूज एसोसिएशन भी इस पूरे अमेंडमेंट के खिलाफ सरकार के पास रेजोल्यूशन भेज चुके हैं। उधर कुणाल कामरा, एडवोकेट हरीश जगतियानी ने भी बॉम्बे हाई कोर्ट में आईटी अमेंडमेंट रूल और सहयोग पोर्टल के इस्तेमाल के खिलाफ याचिका दायर की है। उनका कहना है कि इस पोर्टल से कोई भी पुलिस वाला उठकर कंटेंट हटाने का पावर अपने पास रख लेता है। इसकी भी सुनवाई अभी चल रही है। आलम आप देख ही रहे हो देश में क्या चल रहा है। कॉमेडियंस ऑपोजिशन का काम कर रहे हैं और जर्नलिस्ट और ऑपोजिशन कॉमेडियंस का काम कर रहे हैं। यह तो समय ही बताएगा कि सरकार इस ड्राफ्ट को इंप्लीमेंट करने में सफल होती है या फिर इंटरनेट पे जो पुशबैक होता है वो अपनी ताकत दिखाकर सरकार को फिर से पीछे ढकेल देती है। लेकिन अंग्रेजी में एक कहावत है, एंड आई वांट टू लीव विद दैट, कि इफ फ्री स्पीच इज अ थ्रेट टू योर गवर्नमेंट, इफ फ्री स्पीच इज अ थ्रेट टू योर गवर्नमेंट, देन योर गवर्नमेंट इज अ थ्रेट टू योर नेशन। बाकी आप खुद ही समझदार हो। लेकिन प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में अब अगर हम और नीचे गए तो हमें रोना धोना नहीं चाहिए, क्योंकि आए दिन इसी प्रेस फ्रीडम को खत्म करने की कोशिश सरकार कर रही है। अब सरकार तो आउटरीच करेगी ही कि जब ये इंडेक्स में और भी हमारा नंबर नीचे आ गया, बोलेगी कि भाई हमसे सारे लोग जेलस हैं। लेकिन सवाल है कि हमसे लोग इतनी ईर्ष्या क्यों कर रहे हैं? हम क्या कर सकते हैं जिससे लोग थोड़ी सी ईर्ष्या हमारे ऊपर कम करे और हमें रिस्पेक्ट ज्यादा करे? इसमें आपका भी बहुत बड़ा योगदान है। क्या आप ये इंडिपेंडेंट कंटेंट क्रिएटर्स को मरने दोगे या आप उन्हें सपोर्ट करोगे? अगर आपको हमारा काम फॉर इंस्टेंस अच्छा लगता है तो जरूर सपोर्ट करिए patreon.com/theDeshBhakt पर जाकर। और अगर हमें नहीं सपोर्ट कर रहे तो किसी और को सपोर्ट करिए। लेकिन यह बात मानकर चलिए कि इंडिपेंडेंट क्रिएटर्स का हैप्पी बर्थडे होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा अगर आप अपनी आवाज अब भी नहीं उठाओगे। थैंक्स टू प्रोटॉन फॉर मेकिंग दिस एपिसोड पॉसिबल। अगर आप भी थोड़ी सी प्रिवेसी वापस रिक्लेम करना चाहते हैं अपने ऑनलाइन प्रेजेंस में, तो प्रोटॉन जरूर चेकआउट करिएगा। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। मेनी थैंक्स फॉर वॉचिंग।